Good afternoon, children. Today, the second day of French Revolution, means second period of French Revolutions. In this period, I am going to discuss about French society during 18th century. French society during 18th century. 18th century में फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, कौन कौन से क्लास में लोग बटे हुए थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस में बटे होते थे पहले के। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो जो मतलब कि फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो कोई अलग आपको बांटने का, समाज में लोगों को बांटने का कोई अलग तरीका नहीं है। तरीका बहुत पुराना है, इतिहास में भी वैसे ही, हमारे आदिकाल से भी वैसे ही जो है वो लोगों को बांटा गया है। आर्थिक स्थिति के आधार पे, मींस इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे लोगों को क्या किया गया है, अलग अलग जो है कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम जो है 18th सेंचुरी में देखते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन कैसे थे, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे थे, सोशल कंडीशन कैसे थे, ये सब हम डिटेल में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो 1774 मींस 1774 में लुइस 16 जो है वो किंग हुआ बर्बन फैमिली का। बर्बन फैमिली का किंग बना कौन, लुइस 16। और उसके बाद जो है उस समय जो है उसका एज कितना था, उसका एज था आपको 20 साल, 20 years. He was 20 years old during what, 17th century, means 1774. In the year 1774 he was how many years old, he was 20 years old. 20 साल की उम्र में कोई राजा बन जाए, इसमें से बहुतों का उम्र 16-17 साल होगा ना। कितना उम्र है आपका, हाउ ओल्ड आर यू, 15। 5 साल के बाद आपको अगर ये पहले ही अब एहसास हो जाए कि आप किंग बनने वाले हैं, आफ्टर 5 years यू आर गोइंग टू बी अ किंग, देन हाउ विल यू फील, कैसा फील करोगे, अच्छा फील करोगे। लेकिन राजा बनने की फीलिंग तो अच्छी है, राजा बन गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना it is very challenging. As a king you have to go on the what, society, you have to go on the what, administration, so it is very challenging. Okay, so now see here, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस और 20 साल की उम्र में आज भी बहुत, आज तो रेयर केस में जो है 20 साल की उम्र में शादी हो रही है, 20 साल की उम्र में रेयर ही शादी हो रही है आज तो। लेकिन पहले के जमाने में 13 years old and 14 years old, even 19 and 20 years old persons get married. So Louis 16th get married with the Austrian princess. ओके, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ जो है वो इनका जो लुइस 16 थे इनकी शादी हो गई, ठीक है। और जैसे ही ये गद्दी पे गए, एक्सेशन, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब देखो, वो तो बात ये हो गया ना कि जैसे आज मान लो कि नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नमेंट नीतीश कुमार की है, और इलेक्शन होने वाला है आपका, अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। तो सपोज दैट कि इलेक्शन के बाद
एनडीए की अगर सरकार ना रहे, महागठबंधन की सरकार आ जाए, ठीक है, और तो क्या होगा, एनडीए जो है बहुत प्रयास करेगी कि जो है वो इलेक्शन जीत जाए, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, प्रशासन में फिर से आ जाए। नीतीश कुमार चाहेंगे ना जी, चाहेंगे ना कि फिर से हम सरकार में आ जाए, इसीलिए वो बहुत पैसा भी खर्च करेंगे, बहुत पैसा खर्च करेंगे वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो कि उनकी सरकार नहीं आती है तो वो अपने जो चीफ मिनिस्टर कोर्स है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, उसका तो यूज करेंगे ही इलेक्शन में, इलेक्शन में खर्चा करेंगे ना, गवर्नमेंट मनी का खर्चा करेंगे ना इलेक्शन में। और मान लीजिए कि सारा मनी ड्रेन्ड कर गए, मतलब सारा मनी खर्च कर दिए, अब मान लीजिए इसके बाद भी अगर नहीं जीते और महागठबंधन पार्टी की सरकार अगर बन गई, दो गवर्नमेंट चेंज हो गया अगर बिहार का, तो जो नया आया महागठबंधन आएगा उसको क्या मिलेगा, उसको तो तिजोरी खाली मिलेगी ना, तिजोरी क्या मिलेगी, खाली मिलेगी। उसी तरीके से इसी तरीके से जो 1774 में लुईस 16 राजा बने, तो क्या हुआ, जो ट्रेजरी थी वो क्या था, एम्प्टी था। ट्रेजरी क्या था, एम्प्टी था, मतलब संपत्ति जो है वो तिजोरी खाली था, ट्रेजरी क्या था, खाली था। अब देखिए आप राजा बन गए और पता चला कि धन है ही नहीं आपके पास, आप किंग हो गए और धन है ही नहीं, धन कोष में धन है ही नहीं, क्या कीजिएगा। आपकी मिलिट्री है, उसका खाना पीना बेसिक नीड्स आपको समझना पड़ेगा। जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके बेसिक नीड्स को भी समझना पड़ेगा। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, 3 बेसिक्स नीड्स वेयर and you as a king you have to fulfill the basic needs, and you are not having full of money in treasury, so what will happen, what would you do। अब देखिए कि क्या करता है लुईस 16, उसकी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उसको, पैसा है ही नहीं, ठीक है। ऐसा राजा जो आया तो कंगाली छा गया। अब देखिए क्या होता है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड, लेकिन कारण क्या था इसका, इसका कारण ये था कि ब्रिटेन जो है वो जितने भी देश थे सभी पे कब्जा किया हुआ था। ब्रिटेन हमें भी क्या बनाया है, हमें भी स्लेव बनाया है, 200 वर्षों तक स्लेव बनाया है, गुलाम बनाया ना ब्रिटेन। ब्रिटेन लगभग सारे देशों पे क्या किया है, राज किया है, ठीक है। तो जितने भी देश थे जिसपे एक साथ राज किया ब्रिटेन, वो सभी आपस में मित्रवत रहते थे, फ्रेंडली रहते थे, ताकि यूनिटी में क्या होता है, यूनिटी में क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो यूनाइट रहेंगे तभी तो वो क्या करेंगे, ब्रिटेन के डिक्टेटरशिप से, तानाशाही से क्या होंगे, बचेंगे। बात समझ में आया। तो ये जो फ्रांस था, ये फ्रांस जो है ब्रिटेन, फ्रांस पे भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो फ्रांस तो खुद अपने कंडीशन सिचुएशन से लड़ ही रहा था ब्रिटेन से। France was fighting with the administration of Britain, and it also helped other countries who are having what, colonial governments administration, मतलब अंग्रेजी शासन जहां भी था, वो सारे देश को क्या कर रहा था, फ्रांस मदद कर रहा था। क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। और उसको टू गेट फ्रीडम फ्रॉम colonial government, to get freedom from British governments, they are helped by France. They are helped by France. कौन कौन से कंट्री थे,
ये आपको long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles. Under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अमेरिकन कंपनी, चलिए देखिए, तो लुई 16 जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया था। हाँ, लुई 16 के पहले जो राजा थे वो 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किए थे। हाँ, 13 मतलब कि देशों को मदद किए, तो जाहिर सी बात है कि वो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो गया तो अब कुछ ना कुछ तो करेगा। राजा के पास तो पैसे हैं नहीं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, हाँ, राज चलाना है ना, हाँ, तो क्या करेगा? देखिए, वो जाहिर सी बात है कि टैक्स बढ़ाएगा लोगों पे। राजा को टैक्स ही मिलता था ना, उसी से तो मनी आता था राजा को। ठीक है, तो क्या किया फ्रांस है, हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। Independence from the common in Britain, the war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion livres. Livre means होता है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। लीवर क्या है? फ्रांस, जैसे भारत का करेंसी क्या है? भारत का करेंसी है रुपया, हाँ, रुपीज। उसी तरीके से फ्रांस की करेंसी क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। आपको, हाँ, लीवर, LIVRE, लीवर। ठीक है, तो ये फ्रांस की करेंसी है और वार में जो है वो 1 बिलियन करेंसी से भी ज्यादा क्या हो गए? 1 बिलियन करेंसी से भी ज्यादा खर्च हो गए। ठीक है, बात समझ आया? तो lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. अब सरकार जो है वो, मान लीजिए कि सरकार के पास पैसे नहीं रहती है, कम पैसे रहती है, तो क्या करता है? सरकार भी मनी लेंडर से पैसे लेता है, मनी लेंडर से पैसे लेता है। ठीक है, तो पैसे लेने के बाद तो मनी लेंडर पैसे कैसे देते हैं? हाँ, गांव में आप लोग देखे होंगे जिसको पैसा वैसा होता है, या यहाँ भी बहुत सारे लोग जिसको पैसा ज्यादा है तो पैसे वो किसी किसी को दे देते हैं, उसके बदले में उनको महीने का इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, 5% 7% इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, उसी तरीके से पहले अगर राजा के पास पैसे नहीं होते थे तो जो मनी लेंडर होते थे, जो पैसे देते थे, ठीक है, वो क्या करते थे? वो इंटरेस्ट लेते थे। हाँ, जिससे देते थे, जिसको देते थे उससे इंटरेस्ट लेते थे। तो क्या था कि बहुत सारा पैसा जो है वो जो टैक्स का पैसा था राजा का, वो क्या होता था? वो उसका इंटरेस्ट देने में चला जाता था। मनी लेंडर का जो पैसा लिया जाता था उसके इंटरेस्ट को देने में क्या हो जाता था? खर्च हो जाता था। बात समझ में आया? अब देखिए, lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. और लोन पे जो है चार्ज भी ज्यादा लगता था, 10% लेते थे। लेंडर क्या करते थे? 10% लेते थे। हाँ, अभी के डेट में कोई पैसा देता है तो कितना परसेंट लेता है? 10%। नहीं, 5% 4% लेता है, 10% लेता है। गांव में 10% लेता है। हाँ, यहाँ पे तो हमको लगता है 5% लेता है। बहुत सारा जो गोल्ड स्मिथ है, सोनार वगैरह है, वो 5% के ब्याज पे पैसा देता है। हाँ, क्या हो गया? अब देखिए, अब ये सब प्रॉब्लम फेस करने लगा। हाँ, जो गवर्नमेंट था ये सब प्रॉब्लम फेस करने लगा। किस तरीके का गवर्नमेंट था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। आपको राजतंत्र था, ठीक है, प्रजातंत्र नहीं था। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है, अब तो कंडीशन बहुत खराब होने वाला है, पैसा भी नहीं था और जो है लेंडर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हुआ, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड to spend an increased percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government offices and university. The state was forced to increase taxes. तो अब क्या हुआ, अब चूंकि भाई साहब देखिए पैसा हो या नहीं हो, आर्मी को चलाना है, ठीक है, कोर्ट को चलाना है, हाँ सरकार जो राजा होते थे उनके राज्य में कोर्ट भी होता था, न्यायालय होता था, है ना, तो उसको भी चलाना रहता था। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी चलाना रहता था। हाँ, तो यूनिवर्सिटीज भी थे, हाँ लुई 16 के समय यूनिवर्सिटीज भी थे, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, उसको भी चलाने में पैसा लगता था। तो अल्टीमेटली राजा को एक ही उपाय सूझा, वो क्या किया, वो टैक्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया। हाँ, अब बताइए कि मान लीजिए कि राजा के पास पैसे नहीं है तो पब्लिक के पास पैसा होगा, पब्लिक के पास तो और पैसा कम होगा। तो ये राजा अपने बर्डन को कम करने के लिए क्या कर रहा है, टैक्स बढ़ा दिया, तो पब्लिक का तो और कंडीशन खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब उसको तो जो रोटी वोटी खाता था उसको भी सोचना पड़ रहा है कि अभी खाए हैं तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो अपना बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब क्या किया, अब तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा ना, प्रोटेस्ट करेगा, आंदोलन करेगा। हाँ, यही मेन कारण था। हाँ, मेन कारण समझ में आया, क्या क्या कारण था। अगर वो 13 कंट्री को वो सपोर्ट नहीं करता उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस, तो ये कंडीशन नहीं आता। ठीक है, लेकिन चूंकि सभी लोग कमजोर थे ब्रिटेन से, तो सभी लोग सोचते थे ना कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक ही समस्या अगर 5, 6, 10 लोगों का हो तो सभी लोग मिलजुल के उस समस्या का निदान निकालते हैं। यही फ्रांस किया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इकोनॉमिकली वीक हो गया। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of third states paid taxes. अब देखिए, अब उस समय 18th सेंचुरी में क्या हो गया, सोसाइटी जो है फ्रेंच सोसाइटी 3 कैटेगरी में बट गई। हाँ, 3 कैटेगरी में बट गई। हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट को क्लर्जी बोले, सेकंड को नोबिलिटी, हाँ, और थर्ड पीजेंट हो गए उसमें। हाँ, बिजनेसमैन हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए, पीजेंट हो गए, स्मॉल पीजेंट हो गए, हाँ, और लैंडलेस लेबर, सर्वेंट वगैरह, ये सब जो है ना थर्ड स्टेट में आ गए। ठीक है, और थर्ड स्टेट वाले को क्या करना रहता था, केवल थर्ड स्टेट वाले को टैक्स पे करना रहता था। बात समझ में आया? हाँ, कॉमन पीपल को, मतलब क्लर्जी, नोबिलिटी, ये लोग बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। देखिए, जिसके पास पैसा है उसके टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, सरकार उसके आगे मजबूर है, और जिसके जो एवरेज है, कमजोर है, उस पे जो है टैक्स भर दिया जाता था कि अब तुमको जीना भी हराम कर देंगे। ठीक है, तो बात समझ में, हर आदमी कमजोर को ही दबाता है, इतिहास गवाह है। हाँ, कोई भी अगर शासन करता है तो कमजोर पे शासन करेगा, ताकतवर पे शासन नहीं करता है। ठीक है, तो इतिहास में भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है ना। तो चलिए अब देखिए, यही कारण था मेन कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब मान लो हम तो कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मान लो कि हम, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जब हो गया, थर्ड जो स्टेट था उसको सारे लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, पीजेंट को, हाँ, बिग जो है
बिजनेसमैन को, मर्चेंट को, लैंडलेस फार्मर को। हाँ, अब देखिए क्या होगा। अब सोसाइटी पर ध्यान देते हैं कि क्या अब कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कैसे आंदोलन हुआ, हाँ कैसे क्या हुआ, हम डिटेल में इसको देखेंगे। हाँ, तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दी सोसाइटी, ये फिगर जो है, फिगर आपको फिगर 2 में सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, सोसाइटी ऑफ स्टेट के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सोसाइटी ऑफ स्टेट के बारे में फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी बोला गया, सेकंड स्टेट को क्या बोला गया, नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन, हाँ आर्टिस्ट भी आते थे, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर और सर्वेंट। ठीक है, ये लोग अमीर आदमी है ना, ये सब अमीर आदमी है ना। कौन? थर्ड स्टेट में? नहीं, फर्स्ट स्टेट वाले, सेकंड स्टेट वाले ना भी अमीर हैं। तो बिग बिजनेसमैन और उससे भी बड़ा बड़ा लोग तो वहां फर्स्ट और सेकंड स्टेट में हैं, जो प्रिविलेज ले रहे हैं, जो जिनको लाभ मिल रहा है राजा की तरफ से। चलिए अब देखिए, The society of a state was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. तो 1789 से पहले, हाँ, ओल्ड रिजाइम जो है, वो ओल्ड रिजाइम जो वर्ड है, हाँ, वो क्या डिस्क्राइब करता था? सोसाइटी, और जो फ्रांस में जो इंस्टीट्यूट बना हुआ था, इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह थे ना, तो ओल्ड रिजाइम क्या डिस्क्राइब करता था आपको? यूनिवर्सिटीज वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह, और सोसाइटी को क्या करता था? डिस्क्राइब करता था। कौन? ओल्ड रिजाइम। ठीक है, अब देखते हैं फिगर 2। देखिए फिगर 2 तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम फिगर 2 shows the system of a state in feudal French society was organized peasant made up of about 90% of the population. However, only a small number of them on the land they cultivated. About 60% of the land was owned by noble and church and other richer member of third state. देखो, जितना भी आपको पूरा लैंड था राजा के राज्य में, हाँ, जितना भी लैंड था, हाँ, उसका 90%, उसका जो है 60% वो किसके हाथ में था? About the 60% of the land was owned by noble. हाँ, नोबल कौन थे? सेकेंड क्लास के लोग थे। 60% नोबल के पास था, 60% सेकेंड स्टेट वाले के पास था। ठीक है, और द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। तो मतलब कि 60% में कौन कौन थे? नोबल थे, और जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के, वो लोग थे। ठीक है, और मतलब अमीर लोग थे, ज्यादा अमीर नहीं थे। ठीक है, अमीर थे, औरों के कंपैरिजन में अमीर तो थे ही, जैसे लैंडलेस लेबर के कंपैरिजन में, सर्वेंट के कंपैरिजन में, स्मॉल पीजेंट के कंपैरिजन में, ये सब के कंपैरिजन में बिग बिजनेसमैन तो अमीर ही है ना, है? तो अब देखिए, अब क्या था, ये स्ट्रक्चर देख लो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कि 60% जो लैंड था वो किसके हाथ में था? आपको सेकेंड स्टेट वाले के, नोबल, और थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे। हाँ, आज भी गरीबों के पास जो है जमीन कम रहता है ना, गांव में गरीब लोग जो होते हैं उनके पास जमीन कम रहता है। हाँ, The member of first two state, that is clergy and nobility, enjoy certain privileges by the birth. और बोलते हैं ना कि हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है? तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले थे उनको राजा के तरफ से क्या मिलता था?
बहुत ही अधिकार दिए गए थे। हाँ, बाई बर्थ जो है उनको बहुत सुविधा मिलता था राजा की तरफ से। हाँ, लेकिन थर्ड स्टेट वाले जो थे, हाँ, द मेंबर ऑफ फर्स्ट स्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज exemption from paying taxes to the state। बात समझ आया? जमीन किसी के पास कम है, ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टैक्स जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को पे नहीं करना पड़ता था। हाँ, टैक्स आपको थर्ड स्टेट वाले के कुछ मेंबर को पे करना पड़ता था, ठीक है, थर्ड स्टेट के कुछ मेंबर को टैक्स पे करना पड़ता था। हाँ, तो ये इन लोगों को छुटकारा था टैक्स पे करने से, ठीक है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को। फर्स्ट स्टेट में कौन था? क्लर्जी, और सेकंड स्टेट में कौन थे? नोबल्स। बात समझ में आया? हाँ, अब देखिए क्या हो गया? बिग बिजनेसमैन, लॉयर, हाँ, स्मॉल पीजेंट, हाँ, लैंडलेस पीजेंट, लैंडलेस लेबर, लॉयर, लॉयर अमीर होता है, घूस खाता है तो कितना खाएगा, बिजनेसमैन से अमीर थोड़ी होगा। चलिए देखिए, पीजेंट वेयर ऑब्जर्व टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, to serve in the army or to participate in building roads। देखिए, अब मान लीजिए कि आप आते हैं थर्ड स्टेट में, आपके पास पैसा नहीं है, हाँ, आप गरीब हैं, तो राजा का तो टैक्स है आप पे, तो टैक्स कैसे पे कीजिएगा? तो आप उसके खेतों में काम कीजिएगा, ठीक है, खेतों में काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, और क्या करना पड़ेगा? टू वर्क इन दी, और घरों में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, और आर्मी में या फिर आर्मी में काम करना पड़ेगा आपको। राजा का जो आर्मी है आप उसमें सेवा दीजिए, सर्विस दीजिए, हाँ, तब तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो आपको टैक्स तो लगेगा, ठीक है। तो मतलब आज भी वही चीज है। मान लीजिए कि आप किसी से पैसा लेते हैं, आप पैसा देने का आपके पास नहीं है, हाँ, कैपेसिटी, तो वो क्या करता है? आपसे काम करवाता है, करवाता है, गुलामी करवाता है ना, गुलामी करना पड़ता है। तो यह पहले भी होता था ऐसा, ठीक है। ये सब जो है ना, ये बहुत इतिहास काल से चला आ रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है। लोग अपने पहले के लोगों को देख देख के और आगे वाले लोग सीखते हैं यही सब चीजें। बात समझ में आया? चलिए, The church too extended its share of its taxes called tithe from the peasant, and finally all members of third estates had to pay taxes to the state। अब चर्च भी जो है क्या करता था? वो टैक्स लेता था, टिथ। टिथ मीन्स होता है टैक्स, टिथ, टिथ, TITHE, टिथ, टिथ। टिथ क्या था? टैक्स था जो चर्च लेता था। टैक्स जो चर्च लेता था उसको क्या बोलते थे? टिथ। हाँ, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। और ये किस पे लगाता था? पीजेंट पे लगाता था, खेती किसानी करने वालों पे लगाता था। कितना टैक्स लगाता था? जितना उसका प्रोडक्शन हुआ है। जैसे 100 केजी अनाज हुआ है आपका, तो आपको 10 केजी दे देना पड़ेगा, ये टैक्स था। और ये चर्च, हाँ, क्रिश्चियन, वो लोग क्रिश्चियन थे ना, हाँ, जो फ्रांस में ज्यादातर क्रिश्चियन थे लोग, हाँ हाँ, तो फिर मतलब वो क्या करता था, जो रिलीजियस जो प्लेस है वो क्या होता है? चर्च होता है, हाँ। और चर्च के जो लोग थे वो क्या लेते थे? चर्च टैक्स लेता था, जिसको क्या कहते हैं? टिथ कहते थे। बात समझ में आया? और किससे लेता था? मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, मतलब हाँ, थर्ड स्टेट वाले को ही क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है।
आगे हम देखेंगे उसको। These includes a direct taxes called tithes and a number of indirect taxes which were levied on the articles of everyday consumption like salt and tobacco. पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, आज भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके दाम में गवर्नमेंट का टैक्स रहता है। लिखता होगा, एक चॉकलेट भी खरीदते हैं तो लिखा रहता है उस पर इंक्लूसिव ऑल टैक्स। ये जो तुम ये खाए हो, क्या ना क्या खाए हो अभी, कुरकुरे में देखना लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्स। हाँ, तो गवर्नमेंट का टैक्स रहता है इसमें, ठीक है। अगर 5 रुपए का होगा तो 4 पैसा 5 पैसा टैक्स होगा गवर्नमेंट का उसमें, ठीक है। और देखिए, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना रहता था, विच वेयर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। जो नमक तो सब लोग खाते होंगे, आज भी खाते, पहले भी खाते थे नमक। नमक पे टैक्स देना पड़ता था, तंबाकू पे टैक्स देना पड़ता था। पहले के लोग तंबाकू ज्यादा खाते थे, अब तो लोग हाँ तंबाकू मतलब खाई नहीं। हाँ, the burden of financial activities of the states through taxes was borne by the third estate alone। तो अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज लगाया गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो आपको किंग के द्वारा लगाया गया, टैक्स को बढ़ाया गया, तो इसका जो बर्डन था वो किसको झेलना पड़ता था? थर्ड स्टेट वाले को झेलना पड़ता था। बात समझ आया? तो जाहिर सी बात है कि थर्ड स्टेट वाले क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। थर्ड स्टेट वाले ही प्रोटेस्ट करेंगे। बात समझ आया? चलिए अब देखिए, अब कैसे प्रोटेस्ट करेंगे वो देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट किए होंगे। तो कौन कौन लोग प्रोटेस्ट किए होंगे? आपको स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, मर्चेंट, ये सब लोग प्रोटेस्ट किए होंगे। अब देखिए, दे स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।